हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। मैं सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे बच्चा? आज हम इस वीडियो में ग्रोथ कर्व को स्टडी करेंगे। ठीक है, किसके ग्रोथ कर्व को स्टडी करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ कर्व को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ग्रोथ कर्व होता क्या है, कैसे बनता है ग्रोथ कर्व? तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया कि इनोकुलम लिया थोड़ा सा। ठीक है, हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं छोटा सा। इनोकुलम अगर किसी को नहीं पता तो इनोकुलम कुछ नहीं होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसे हमने थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में ले लिया एज अ स्टार्टर। ठीक है, जैसे घर पर अगर आप दही भी जमाते हो तो हम क्या सारी की सारी दही ले लेते हैं? नहीं, हम थोड़ा सा दही लेते हैं। ठीक है, फिर उसे हम कल्चर फॉर्म करते हैं, यानी थोड़े से दही से ज़्यादा दही बनाना। ठीक है, तो थोड़ा सा दही क्या हुआ, वो इनोकुलम हुआ। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें कल्चर करना है वो क्या कहलाएगा? इनोकुलम। ठीक है, तो वापस एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। हमने क्या करना है, हमने इनोकुलम लिया थोड़ा सा, ठीक है, उसे कल्चर किया। ठीक, अब वो कल्चर होने के बाद क्या हुआ, वो जो पॉपुलेशन है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो ग्रो कर गया बच्चा। ठीक है, तो जब वो ग्रो कर रहा है तो वो डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरेगा। ठीक है, पहली स्टेज मैं आपको थोड़ा समरी दे देता हूँ। पहली स्टेज क्या होगी कि वो प्रिपेयर करेगा अपने आप को, जो भी कल्चर मीडियम है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा। अब प्रिपरेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। हो सकता है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डैमेज हो पहले। ठीक है, हो सकता है उसके एटीव डिप्लेटेड हो। ये भी हो सकता है कि वो सेल्स पुराने हों, उसे नए सेल्स फॉर्म करने हों। डिफरेंट कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वो एकदम से डिवाइड नहीं करेगा। वो सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करेगा। ठीक है, फिर एक स्टेज ऐसी भी आएगी बच्चा कि जिसमें अब वो डिवाइड करना लगातार शुरू करेगा। अब वो प्रिपेयर हो गया। ठीक है, अब उसने लगातार डिवाइड करना एक्सपोनेंशियली। तो उसमें क्या होगा, उसकी पॉपुलेशन साइज एकदम से बढ़ेगी। ठीक है, फिर जब ये डिवाइड कर रहा है, बिकॉज जिस कल्चर मीडियम में ये मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करेगा, उस कल्चर मीडियम में उसे न्यूट्रिएंट्स ले रहा है और उसमें अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स छोड़ रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं अभी एक्यूमुलेट करना शुरू करेंगे और न्यूट्रिएंट्स लिमिट होना शुरू होएगा, तब धीरे धीरे इसकी जो ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है, तो एक स्टेज ये भी आएगी। ठीक, और फिर एक स्टेज अल्टीमेटली ऐसी भी आएगी जहाँ पर सारा का सारा न्यूट्रिएंट जो हमने प्रोवाइड किया वो खत्म हो गया। क्लियर, वो खत्म हो गया और वेस्ट प्रोडक्ट्स जिस भी स्पेस में ग्रो कर रहे थे वो वेस्ट प्रोडक्ट्स वहाँ पर बहुत सारा एक्यूमुलेट हो गया। तो उस फेस में बच्चा क्या करेंगे, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाई करना शुरू हो जाएंगे। क्लियर, तो जब ये जो सारी गाथा है इसकी ग्रोथ की, ठीक है, कि कैसे जो प्रिपेयर कर रहा है, फिर ये ग्रो कर रहा है, फिर इसकी रेट रुक रुक गया, फिर अल्टीमेटली डाई करने शुरू कर गए। जब इसी पॉपुलेशन ग्रोथ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम एक ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं तो वही कहलाता है ग्रोथ कर्व। ठीक है, तो यही हमारा इसका टॉपिक है। तो इसमें हमने क्या स्टडी करना है, इसमें हमने ये जो ग्रोथ कर्व के हमने फेसेस कहे हैं इसमें। ठीक है, कि हम डिफरेंट फेसेस होंगे जिसमें प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, जिसमें डिवाइड कर रहा है एक्टिवली, और फिर ऐसा एक स्टेज आएगा जिसमें ये इसकी जो ग्रोथ रेट है वो रुकने लगेगी धीरे धीरे, बिकॉज एक्यूमुलेशन हो रहा है वेस्ट प्रोडक्ट्स का, न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सारी फेसेस है हमने इन्हें स्टडी करना है। ठीक है, तो फेसेस देख रहे हैं तो कौन कौन सी हैं? वो है लैग फेस, लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फेस, स्टेशनरी फेस एंड डेथ फेस। ठीक है, तो हमारी चार इंपॉर्टेंट फेस है जो हमने स्टडी करना है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जो ग्रोथ कर्व है, ठीक है, अभी जो ग्रोथ कर्व है हमने इसमें क्या देखना है, आपको थोड़ा आइडिया हो गया कि हमने इसमें चार टिपिकल फेसेस को देखना है। ठीक है, हमने इसमें 4 डिस्टिंक्ट फेसेस को देखना है, जो है हमारी लैग फेस, लॉग फेस, स्टेशनरी फेस एंड डेथ फेस। ठीक है, तो जो ये ग्रोथ का पैटर्न है, क्या है हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉलो करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, हो सकता है किसी में लैग फेस छोटा हो। ठीक है, हो सकता है किसी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत सारे नंबर में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यानी बाइनरी फ्यूजन के थ्रू रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे भाई, वे मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है हम जो कल्चर मीडिया है उसमें न्यूट्रिएंट्स बार बार प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, कि न्यूट्रिएंट्स की कभी कमी ना हो, तो उसमें कभी स्टेशनरी फेस और डेथ फेस आएगा ही नहीं। ठीक है, तो जो टिपिकल ग्रोथ कर्व है जिसमें हमें 4 डिस्टिंक्ट फेसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक कंडीशन में राइज होता है। ठीक है, हमेशा आपको हर एक मैक्रो ऑर्गेनिज्म और हर एक कल्चर मीडिया में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, तो कंडीशंस क्या, उस कंडीशंस को देख लेते हैं कि कब हमें ऐसे पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कंडीशंस हमारी क्या है? वो कंडीशंस हमारी कि जो भी मैक्रो ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर रहा है,
ठीक है, जो वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा है वो बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करना चाहिए। बाइनरी फिशन है क्या कि जो एक पेरेंट सेल है वो डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स को फॉर्म करेगा। ठीक है, फिर फर्दर में डॉटर सेल्स कि एक डॉटर सेल दो डॉटर सेल फर्दर फॉर्म करेगी। ठीक है, बिकॉज अब वो पेरेंट सेल हो गया। तो मतलब ये जो हम टिपिकल ग्रोथ कर्व है, ठीक है, उसके लिए एक कंडीशन क्या है प्राइमरी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारी क्या है कि हमें जो जिस कल्चर मीडिया में उसे ग्रो करवा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, वो कल्चर मीडिया कैसा होना चाहिए, वो एक बैच कल्चर होना चाहिए। ठीक है, यानी वो क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ, लेट ये मेरा एक कल्चर मीडिया है। ठीक है, इसमें अगर मैं न्यूट्रिएंट्स सिर्फ शुरुआत में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है, इसमें न्यूट्रिएंट्स मैंने सिर्फ बिगिनिंग में ऐड किया और उसके बाद हमने इनोकुलम डालने के बाद उसे बिल्कुल नहीं छेड़ा। ठीक है, उससे कोई छिड़कानी नहीं की हमने। ठीक है, तो ऐसे कल्चर को हम कहेंगे बैच कल्चर। ठीक है, हम इसमें सिर्फ हमने न्यूट्रिएंट शुरुआत में ऐड किया। ठीक है, बाद में हमने कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं रिमूव करना है, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं ऐड करने हैं। ठीक है, उसे हमने अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देना है। तो ऐसा कहलाता है कल्चर बैच कल्चर, यानी क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, दूसरे टाइप ऑफ कल्चर क्या होता है, कॉन्टिन्यूस कल्चर, जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स विद टाइम बार बार प्रोवाइड करते रहेंगे, यानी कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें भी हम विद टाइम रिमूव करते रहेंगे। तो ऐसे केसेस में हमें जो टिपिकल ग्रोथ कर्व है वो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो हमारा ग्रोथ कर्व टिपिकल ग्रोथ कर्व है जिसमें हमें 4 फेजेस स्टडी करना है, उसके लिए 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करना चाहिए किसके थ्रू, बाइनरी फिशन के थ्रू। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो कल्चर मीडिया होना चाहिए वो बैच कल्चर होना चाहिए, यानी एक क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए। अगर हम इन दोनों कंडीशंस को लेके चलेंगे तो हमें जो ग्रोथ देखने को मिलेगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो कैसी मिलेगी, टिपिकल ग्रोथ कर्व। ठीक है, यानी हमें ये 4 डिस्टिंक्ट फेसेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो हमारे 4 डिस्टिंक्ट फेसेस क्या क्या हैं, सबसे पहले हमारा आता है लैग फेस। ये हमारी लैग फेस, मैं आपको ग्राफ में पहले शो कर देता हूँ, फिर हम इसे इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। दूसरी फेस आती है हमारी लॉग फेस, यानी एक्सपोनेंशियल फेस। ठीक है, ये रही हमारी एक्सपोनेंशियल फेस है, फिर लॉग फेस जिसमें सेल्स डिवाइड करना शुरू कर रहे हैं। लैग फेस वो है जिसमें हमारा प्रिपेयर कर रहे हैं सेल्स। ठीक है, तीसरी फेस हमारी कौन सी आएगी, तीसरी फेस हमारी आएगी स्टेशनरी फेस, कि एक टाइम ऐसा आया कि यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स थे वो डिप्लीट करना शुरू कर गए। ठीक है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो एक्युमुलेट करना शुरू कर गए। ठीक है, तो इस टाइम पे जो सेल ग्रोथ हो रही थी और जो सेल डाई कर रहे हैं उनका नंबर लगभग एक जैसा हो गया। ठीक है, तो इसलिए जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कांस्टेंट रहे हैं। ठीक है, तभी ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है ग्राफ में। क्लियर बच्चा। फिर एक फेस ऐसा भी आएगा कि न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल ही डिप्लीट कर गए, न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल ही डिप्लीट कर गए और अब जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डाई करना शुरू कर गए। ठीक है, तो अगर हम इन ऊपर 2 कंडीशंस को ध्यान में रखें तो हमें चारों के चारों फेसेस देखने को मिल जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में। ठीक है, तो देखते हैं लैग फेस क्या होता है, अब थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। तो लैग फेस क्या है, प्रिपरेटरी फेस है, यानी हमें यहाँ पर जो ग्रोथ है, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ है वो एकदम से देखने को नहीं मिलेगी, मतलब वो डिवाइड करता हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये नहीं कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर मीडिया में रखा, उसने एकदम से लगातार रैपिडली डिवाइड करना शुरू कर दिया, नहीं, वो सबसे पहले उस नए एनवायरनमेंट में अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, अब वो स्टेबलाइज क्यों कर रहा है, एकदम से डिवाइड क्यों नहीं कर रहा, इसके डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि सबसे पहले वो किसी डिफरेंट टाइप के केमिकल मीडियम में रखा था। ठीक है, यानी लेट ए टाइप के केमिकल मीडियम में रखा था, ए टाइप के कल्चर में रखा था, तो वहाँ पर जो उसे एंजाइम्स चाहिए थे वो डिफरेंट थे। ठीक है, अब हमने क्या किया, वहाँ से सेल्स को उठाकर बी टाइप के कल्चर मीडियम में पुट कर दिया, तो अब यहाँ पर उसे डिफरेंट एंजाइम्स चाहिए यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो अब उन्हें सिंथेसाइज करने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये एक कारण हो सकता है प्रिपरेशन में जो डिले हो रहा है। फिर एक कारण क्या हो सकता है कि जो सेल्स थी वे ओल्ड सेल्स थी, तो वे सेल्स न्यू सेल्स फॉर्म करेंगी। हो सकता है उनमें एटीपी डिप्लीशन था, हो सकता है जो एसेंशियल को फैक्टर्स चाहिए थे एंजाइमेटिक रिएक्शंस को कैटलाइज करने के लिए वो उनमें प्रेजेंट नहीं है। हो सकता है उनमें राइबोसोम्स सिंथेसाइज नहीं है, अभी उन्हें सिंथेसाइज करने में टाइम लगेगा। हो सकता है कि वे लास्ट टाइम में डैमेज सेल्स थे। ठीक है,
कि वे सेल्स जो हमने लिए हैं वो डैमेज थे तो उन्हें रेपरेशन में टाइम लगेगा। क्लियर। तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जब हमने कल्चर में पुट करेंगे तो वो थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रिपरेशन का टाइम लेंगे जिसे हम कहते हैं लैग फेस। ठीक है बच्चा। अब क्या ये जो लैग फेस होगा वो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए सेम होगा? नहीं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये लैग फेस वेरी कर सकता है, क्योंकि हो सकता है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैपेबिलिटी कुछ एंजाइम्स में डिफर करते हैं और किसी में कोई और से प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वेरी करेगा ही, बट साथ में अगर लेट हमारा सिर्फ एक सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लेट ये ए टाइप का ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक, बट ये किसी एक ऐसे मीडियम में प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऑलरेडी यंग सेल्स हैं। ठीक है, कुछ भी रीजंस आप दे सकते हो कि ये टाइप के सेल्स हैं, ये यंग सेल्स हैं हमारे, ठीक है, जबकि ये ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे ओल्ड सेल्स हैं। ठीक है, तो जो यंग सेल्स हैं जिसके पास सारे एंजाइम्स बने रखे हैं, ठीक है, जिसके पास एटीपी पूरे हैं उसके, जिसके पास जो रिपेयर जो डैमेज नहीं है, ठीक है, पूरा हेल्दी सेल है, ठीक है, तो उसे टाइम नहीं लगेगा वहाँ पर। सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हुए भी इसका लैग फेस छोटा होगा, जबकि जिसमें कमियां होंगी जिसे प्रिपरेशन की ज़रूरत होगी उसमें लैग फेस बड़ा होगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वैरी करेगा ही, लेकिन कल्चर मीडियम के नेचर पर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंडीशन पर भी ये लैग फेस वेरी कर सकता है। ठीक है, तो जैसे आपको बताया कि अगर अगर लैग फेस बड़ा कब हो सकता है, ठीक है, जब जो भी हमने कल्चर लिया है, जो हमने सेल्स लिए हैं वो ओल्ड सेल्स हों, या फिर हमने उन्हें स्टोर करके रखा था, हमने उन्हें प्रिजर्व करके रखा था। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटेड कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, नहीं, जैसे हम जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करते हैं तो हमने जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया या फिर लायोफिलाइजेशन हो गया, इन प्रोसेस के थ्रू प्रिजर्व कर देते हैं। ठीक है, तो अब वे रैपिडली डिवाइडिंग स्टेट में नहीं है। ठीक है, तो जब भी हमने कल्चर में रखेंगे, या तो ओल्ड सेल्स हुए या फिर रेफ्रिजरेटेड सेल्स हुए, तो ऐसे सेल्स प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम लेंगे, तो यहाँ पर आपको जो लैग फेस है वो लंबा मिलेगा कंपैरेटिवली। ठीक है, या फिर हमने क्या किया, हमने जो भी एक मीडियम था जिसमें सेल्स लगातार डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अपने एक्सपोनेंशियल फेस में है, ठीक, तो अब हमने उन्हीं से उठाकर और उसी फेस में से उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उठाकर उनके एक्सपोनेंशियल फेस में से जिसमें वे लगातार डिवाइड कर रहे हैं हमने दूसरे कल्चर मीडियम में पुट कर दिया। तो अब इनके पास ऑलरेडी एंजाइम्स बने हुए हैं, ठीक है, ये अपना पूरी उसी डिवाइडिंग फेस में है, ठीक है, तो यहाँ पर इन्हें क्या होगा, इन्हें इनका जो लैग फेज होगा वो शॉर्ट होगा या फिर इवन एब्सेंट भी हो सकता है। ठीक है, बिकॉज ये अपनी डिफरेंट स्टेट में थे, डिवाइडिंग स्टेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो प्रिपरेशन में टाइम लगेगा ही। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉग फेस की। ठीक, लॉग फेस होता है एक्चुअल डिवीजन का फेस, ठीक है, जिसमें अब प्रिपरेशन खत्म हो गई, अब सेल क्या करना शुरू करेगा, अब सेल डिवाइड करना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये क्या जो ग्रोथ रेट है जिससे सेल डिवाइड करेगा, क्या वो वैरी करेगा? अभी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बैच कल्चर की, अगर हम बच्चा बात करें बैच कल्चर की, तो बैच कल्चर में हमने कंडीशन ली थी कि हमने इसमें जो न्यूट्रिएंट्स डालने हैं वो सिर्फ शुरुआत में डालने हैं। ठीक है, और फिर हम डालने के बाद इनोकुलेट करने के बाद मीडियम को छेड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी अनडिस्टर्ब्ड रखेंगे, कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव नहीं करना है, कोई न्यूट्रिएंट्स जो लिमिट कर गए, जो डिप्लीटेड हो रहे हैं उन्हें ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसी स्टेट में जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ऐसी स्टेट में जो ग्रोथ हो रही है वो कैसी ग्रोथ कहलाएगी, वो बैलेंस्ड ग्रोथ कहलाएगी। ठीक है, बट अगर हम न्यूट्रिएंट उस कल्चर मीडिया के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जैसे कंटिन्यूस कल्चर होगा, ठीक है, कि हम न्यूट्रिएंट्स लगातार प्रोवाइड करवा रहे हैं, या फिर हम जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसे रिमूव करवा रहे हैं, ठीक है, या फिर हमने मीडियम चेंज कर दिया, ठीक है, तो हमें अनबैलेंस्ड ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो हमें कैसी ग्रोथ देखने को मिलेगी? अनबैलेंस्ड ग्रोथ। और इसमें जो ग्रोथ रेट है वो वैरी कर सकता है। ठीक है, अब अनबैलेंस ग्रोथ कैसे हो सकती है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको भी वो दिया कि लेट जिसे भी ये पहले कल्चरल मीडिया में ग्रो कर रहा था, ठीक है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स थे वो वो पुअर प्रेजेंट थे, यानी पुअर कंसंट्रेशन में कम प्रेजेंट थे। अब जिस मीडियम में हमने से ट्रांसफ़र किया वो न्यूट्रिएंटली रिच है। ठीक है, तो ऐसा ट्रांसफ़र को हम क्या कहेंगे? शिफ्ट अप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, ये एक रीज़न है, ग्रोथ वेरी हो जाएगी। ठीक है, जो एक्सपोनेंशियल रेट है वो
वो जो ग्रोथ रेट है एक्सपोनेंशियल फेस में वो डिफर कर जाएगा, तो अनबैलेंस ग्रोथ होगी। या फिर वाइस वर्सा हो सकता है कि एक रिच मीडियम से उठाकर हमने एक पुअर न्यूट्रिएंट में रख दिया, न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ, ये हुआ शिफ्ट डाउन एक्सपेरिमेंट। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें ग्रोथ रेट वैरी कर जाएगा इसमें भी, ठीक है। और अब लेट हमने क्या किया कि जैसा एक्सपोनेंशियल फेस के बाद आपको पता है कि स्टेशनरी फेस आना है, यानी इसके बाद एक फेस ऐसा भी आना है जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो कम होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अभी तो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास अच्छे से अवेलेबल है, अबंडेंस में अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन विद द टाइम क्या होगा, अगर एक बैच कल्चर की हम बात कर रहे हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट होना भी शुरू होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, ग्रोथ रेट कॉन्स्टेंट रहा, ठीक है। लेकिन अगर हम उन लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, हम उन लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करवाएंगे जो हम बैच कल्चर में नहीं करते, क्लियर। अगर हम उन लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं तो क्या होगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा। बिकॉज जो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है वो क्या होता है, वो सबसे लो जो रेट को लिमिट करता है, ठीक है। जो भी न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन सबसे कम प्रेजेंट होगी वो इस ग्रोथ रेट को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो अगर हम उन लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करवाएंगे तो ग्रोथ रेट भी वेरी करेगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, तब वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो इंक्रीज किस मैनर में होगा, हाइपरबॉलिक मैनर में होगा, ठीक है। तो जैसे आपको इस फिगर में शो किया है, जैसे ये है, अगर हम न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, हम छेड़खानी कर रहे हैं, तो जो ग्रोथ रेट होगा वो हाइपरबॉलिक मैनर में इंक्रीज होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेशनरी फेस की। तो स्टेशनरी फेस में क्या होता है, स्टेशनरी फेस में क्या होगा कि इस फेस पर आकर जो एक्सपोनेंशियल फेस था, पहले उसे देखते हैं। एक्सपोनेंशियल फेस में क्या हुआ कि हमारे जो सेल्स हैं वो लगातार डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सेल्स कुछ मर भी रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कुछ सेल्स डाई भी कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जितने सेल्स नहीं मर रहे उससे बहुत ज़्यादा तादाद में सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। बट जैसे हमारे न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट होंगे, बिकॉज जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म है वे मेटाबोलाइज कर रहे हैं, तो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्शन होगा, ठीक है। जो वेस्ट है वो एक्यूमुलेट होना शुरू होएगा और जो न्यूट्रिएंट्स है वो लिमिट होने शुरू होंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों की वजह से क्या होगा कि जो सेल का ग्रोथ रेट है वो तो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और जबकि सेल डेथ रेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं स्टेट ऐसी आएगी कि जो सेल ग्रोथ रेट है और सेल डेथ रेट है वो इक्वल हो गया, यानी लगभग जितने सेल्स बन रहे हैं उतने सेल्स मर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें में क्या देखने को मिलेगा कि जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स है, जो टोटल नंबर ऑफ वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कांस्टेंट हो गए, ठीक है। वायबल यानी जो जिंदा है, जो भी अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनका नंबर सेम है, ठीक है। बिकॉज जितने मर रहे हैं उतने ही, जितने फॉर्म हो रहे हैं उतने ही मर रहे हैं, ठीक है। तो ये फेस कहलाएगी स्टेशनरी फेस। यहाँ पर आपको ग्रोथ कर्व कैसा मिलेगा, यहाँ पर आपको ग्रोथ कर्व हॉरिजॉन्टल मिलेगा, ठीक है। जैसा इस फिगर में देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपको ग्रोथ कर्व कैसे मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल मिल रहा है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में राइज कर रहा था, ठीक है, बिकॉज ग्रोथ जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, वो ज़्यादा था, यानी सेल ग्रोथ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट कम है, ठीक है। तो इसलिए एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है। लेकिन स्टेशनरी फेस में ग्रोथ रेट और डेथ रेट दोनों ही समान है एक दूसरे के, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स सेम है, ठीक है, बिकॉज ये सेल नंबर ही बता रहा है आपको, ठीक है। और इन कंडीशंस में भी कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, ठीक है, क्योंकि अब क्या हुई, एक्सट्रीम कंडीशंस आनी शुरू हो गई, ठीक है। तो अब कुछ इसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो रेजिस्ट भी करेंगे, ठीक है, इन एक्सट्रीम कंडीशंस को, इन अनफेवरेबल कंडीशंस को। तो रेजिस्ट कैसे कैसे करते हैं इन अनफेवरेबल कंडीशंस को, हो सकता है वे एंडोस्पोर फॉर्मेशन शुरू कर दें, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया करते हैं। हो सकता है प्रोटोप्लास्ट को श्रिंक कर लें, या फिर जो उनका न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है उनमें उसे कंडेंस कर लें, ठीक है। या फिर स्टारवेशन प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर लें, जैसे डीपीएस प्रोटीन जो डीएनए को प्रोटेक्ट करता है, या फिर चैपरॉन्स हो गए, ठीक है, जो प्रोटीन के को डीनेचर होने से बचाएंगे, ठीक। तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इस स्टेट को रेजिस्ट भी करते हैं, ठीक है, वे अपना अपना रेजिस्टेंस भी शो करते हैं, ठीक ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देर अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सकें,
लंबे लंबे पीरियड तक। क्लियर। और जैसे इस स्टेट में हम क्या कर रहे हैं, स्टेट में हम न्यूट्रिशन की कमी करवा रहे हैं, ठीक है, यानी सेल्स भूखे हो रहे हैं, स्टार्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे एक अगर इंसान को भूखा रखते हैं तो आप देखोगे आप वो एंग्री होने लगता है, ठीक है, खतरनाक हो जाता है। तो ऐसी हमें रिसर्च में देखने को ये भी मिला है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे जो साल्मोनेला टाइफीमीडियम है, ठीक है, ये पैथोजन जब स्टार्व हो जाते हैं यानी ऐसी स्टेट में, न्यूट्रिएंट डिप्लीटेड स्टेट में, ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, ठीक है, यानी ये और ज़्यादा वायरुलेंट हो जाते हैं। तो जैसे जो ह्यूमन है वो उसे आप खाना ही दोगे तो गुस्से गुस्से में आ जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। ऐसे जो ये पैथोजन है ये भी है, ऐसे शो करते हैं बिहेवियर, ठीक है। अब उसके बाद जो लास्ट फेस है वो एक फेस ऐसा आएगा कि अब हमारे पास जो न्यूट्रिएंट है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, सारा डिप्लीट कर गया बिल्कुल, ठीक है। और जो हमारा टॉक्सिक वेस्ट था वो इतना ज़्यादा बिल्डअप कर गया, ठीक है, कि जो सेल का जो ग्रोथ रेट है वो तो बिल्कुल ही नीचे चला गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया, और सेल डेथ रेट बढ़ गया एकदम से, ठीक है। जो सेल डेथ हो रही है वो लगातार इंक्रीज कर रही है। क्लियर। तो इस स्टेज पर क्या हो रहा है, इस स्टेज पर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इर्रेपरेबल हार्म हो रहा है। इर्रेपरेबल क्यों कह रहे हैं हम अभी देखेंगे, ठीक है। इर्रेपरेबल हार्म हो रहा है तो इससे क्या होगा कि जो सेल्स हैं वे अपनी वायबिलिटी लूज कर जा रहे हैं। ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में अभी भी ये वो शो कर रहे थे, ठीक है, रेजिस्टेंस शो कर रहे थे, ठीक है, कि अगर कहीं ना कहीं अनफेवरेबल कंडीशन से फेवरेबल में आएंगी, ठीक है, तो हो सकता है वे अभी भी ग्रो कर जाएं स्टेशनरी फेस में, ठीक है। लेकिन इस स्टेज में क्या हो रहा है, इर्रेपरेबल हार्म हो रहा है, ठीक है, वायबिलिटी का लॉस हो रहा है। तो इर्रेपरेबल हार्म से हमारा क्या मतलब हुआ कि अगर मैं इस स्टेज से उठाकर, ठीक है, जो सेल्स अब यहाँ पर वायबल नहीं है उन्हें उठाकर मैं किसी न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में रख दूँ, ठीक है, अगर मैं उन्हें अब खाना प्रोवाइड कर दूँ तो क्या वे ग्रो कर जाएंगे? नहीं, वे ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो डैमेज हो गया वो इर्रेपरेबल है, ठीक है। तो क्या ये जो डेथ फेस है, जैसे आपको टिपिकल ग्रोथ कर्व में मिल रहा है, जो डेथ फेस है, क्या ये हमेशा इसी तरह से एक्सपोनेंशियली जाएगा? क्या एकदम से रैपिड डेथ फेस होगा? हमेशा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि विद द टाइम जेनेटिक वेरिएशंस भी आए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इस फिगर में आपको शो किया गया है, हो सकता है कि विद द टाइम ये फर्स्ट जनरेशन थी हमारी, ठीक है, लेट हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थी, ठीक है, जो नियरली लेट ए टाइप का हमारा न्यूट्रिशन है उसे 10 मिलीग्राम यूज़ कर रही थी, ठीक है, 10 मिलीग्राम यूज़ कर सकती थी। अब विद द टाइम क्या न्यूट्रिएंट और डिप्लीट होना शुरू हुआ, ठीक है, अब वो 8 मिलीग्राम हो गया, ठीक। तो इससे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जनरेशन बनी थी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो उसमें से हो सकता है कि कोई जनरेशन ऐसी आए जो इस 8 मिलीग्राम को भी यूज़ कर सके, ठीक है। ऐसी फिर जब और कंसनट्रेशन रिड्यूस हुई 6 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम, ठीक है, तो कुछ ना कुछ सेल्स आपको ऐसे ज़रूर मिलेंगे, कुछ ना कुछ जेनेटिक वेरिएशन ऐसा पैदा होता है, ठीक है, जो इन कंडीशंस में भी अडेप्ट कर जाएगा। ऑब्वियसली बात है, एक लिमिट तक ही अडेप्ट करेगा, बट स्टिल क्या इस बार क्या होगा, जो डेथ फेस है वो आपको एकदम से एक्सपोनेंशियली नहीं मिलेगा, वो डेथ फेस आपको प्रोलॉन्ग्ड वे में मिलेगा, बिकॉज कुछ ना कुछ जनरेशन हर बार ऐसे प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ सेल्स अभी भी प्रोड्यूस हो रहे हैं जो इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में भी डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यही क्या कहलाता है, यही नेचुरल सिलेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ऐसी स्टेजेस में आपको जो डेथ फेस है ये प्रोलॉन्ग्ड टाइप मिलेगा। कैसा मिलेगा बच्चा? प्रोलॉन्ग्ड टाइप, ठीक है। तो और ये कब तक हो सकता है? ये मंथ्स टू ईयर्स तक भी खिंच सकता है किसकी वजह से? जेनेटिकली डिस्टिंक्ट वेरिएंट्स की वजह से ये अराइज हो रहा है, बिकॉज ये क्या हो रहा है, नेचुरली सिलेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है, जो उन लोअर कंडीशंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स को फेवर कर रहे हैं वो डिवाइड कर रहे हैं अभी भी, ठीक है, जो नहीं कर सकते वो मर जा रहे हैं। क्लियर। तो जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करते हैं, हम इस सबकी एक समरी ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बात करी, हमने ग्रोथ कर्व को पढ़ना शुरू किया है इसमें, ठीक है, कि ग्रोथ कर्व क्या होता है, कि जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, तो जब हम उसे एक चार्ट पर प्लॉट करते हैं तो वो ग्रोथ कर्व कहलाता है, ठीक है। अब क्या है, ग्रोथ कर्व जो होगा वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए सेम होगा? नहीं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वेरी करेगा ही, बट साथ में एनवायरमेंटल कंडीशन पर भी वेरी करेगा, ठीक है।
और जब हम टिपिकल ग्रोथ कर्व पढ़ते हैं जिसमें हमें 4 स्टेजेस देखेंगे, लैग फेस, लॉग फेस, स्टेशनरी फेस एंड फोर्थ हमारी डेथ फेस। ठीक है, क्या ये आपको हर टाइप के मैक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगी? नहीं मिलेंगी, बिकॉज हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफर करता है। ठीक है, और हर एक कल्चर डिफर करता है। हो सकता है आप कंटिन्यूस कल्चर में ग्रो करवा रहे हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जिसमें आप न्यूट्रिएंट्स लगातार प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें आपको ना स्टेशनरी फेस मिलेगा ना डेथ फेस मिलेगा, बिकॉज न्यूट्रिएंट्स हमेशा अवेलेबल हैं और आप टॉक्सिक वेस्ट भी हमेशा रिमूव कर रहे हो विद टाइम। ठीक है, तो ये आपको जो ग्रोथ कर्व, टिपिकल ग्रोथ कर्व जो हमने इसमें स्टडी किया, वो कहाँ देखने को मिलेगा? 2 कंडीशंस में स्पेशली। ठीक है, कि जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू डिवाइड कर रहे हैं, और जो हमने कल्चर यूज़ किया वो किस टाइप का कल्चर यूज़ किया? वो हमने बैच कल्चर यूज़ किया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना हमेशा। ठीक, तो अगर ये कंडीशन हमने दोनों लेके चलनी है, ठीक है, हमने इन्हें फॉलो किया, तो हमें जो ग्रोथ कर्व मिलेगा वहाँ पर हमने ये 4 फेजेस देखने को ज़रूर मिलेंगी। लैग फेस, लॉग फेस जिसे हम एक्सपोनेंशियल फेस भी कहते हैं, स्टेशनरी फेस एंड डेथ फेस। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो हमने लैग फेस में हमने क्या क्या स्टडी किया? लैग फेस में हमने देखा कि सबसे फर्स्ट फेस है जिसमें क्या होगा, जिसमें एकदम से हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिली, बिकॉज यहाँ पर सेल्स प्रिपेयर कर रहे हैं। क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं? क्या उनके रीजंस हैं प्रिपेयर करने के? उन रीजंस को देख लेते हैं। कि हो सकता है जो सेल्स हमने लिया वो ओल्ड हों, ठीक है, हो सकता है वो डैमेज्ड हों, तो वे रिकवर करेंगे। हो सकता है इस बार हमने जिस भी मीडियम में रखा है वो थोड़ा सा केमिकली डिफरेंट है, तो यहाँ पर अब उन्हें न्यू एंजाइम्स चाहिए ताकि वो मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर सकें। हो सकता है कि जो उनके एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटीपी है, या फिर उनमें जो को फैक्टर्स प्रेजेंट है जो एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, क्लियर, वो डिप्लीटेड हो। तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एकदम से डिवाइड ना करे। ठीक है, वो लैग फेस में रहे, यानी प्रिपेयर करे अपने आप को। क्लियर। अब क्या ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए सेम होगी? नहीं, ये वेरी भी कर सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है। ठीक है, इवन एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वेरी करेगा ही। ठीक है, बट इवन एक सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी वेरी कर सकता है। अगर वो उसके हमने रेफ्रिजरेटेड कल्चर लिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, या फिर ओल्ड सेल्स लिए हैं, तो वो लॉन्ग लेंगे, लंबा टाइम लेंगे। ठीक है, और अगर हमने उन्हीं कल्चर्स को किसी एक ऐसे मीडियम से उठाया जो जिसमें वो एक्सपोनेंशियली डिवाइड कर रहे थे, तो वहाँ पर वो लैग फेस एब्सेंट भी हो सकती है, फिर शॉर्ट हो सकती है। ठीक है बच्चा। फिर मैं नेक्स्ट जो स्टडी करी थी, जो नेक्स्ट स्टेज थी हमारी, वो थी हमारी लॉग फेस। ठीक, लॉग फेस, तो ये हमारी सेकंड फेस है। इसमें हमने क्या देखा सेकंड फेस में? कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब डिवाइड करना शुरू करेंगे। ठीक, और इसमें अगर हम बैच कल्चर ले रहे हैं तो उसमें जो ग्रोथ रेट होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम उस कल्चर के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, ठीक है, हम जो लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स उन्हें सप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ग्रोथ रेट इंक्रीज करेगा। और किस मैनर में इंक्रीज करेगा? हाइपरबॉलिक मैनर में इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर हम छेड़खानी नहीं करते तो ये ग्रोथ कैसी कहलाएगी? जिसमें ग्रोथ हो रही है एक्सपोनेंशियल फेस में, वो बैलेंस्ड ग्रोथ कहलाएगी। ठीक है, ना हम न्यूट्रिएंट के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, ना एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, एक कांस्टेंट एनवायरमेंट में रखा है, एनवायरमेंटल कंडीशंस में, तो ऐसे में ग्रोथ कैसी होगी? बैलेंस्ड ग्रोथ होगी। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं कि हम छेड़खानी कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी टाइप का हम चेंज ला रहे हैं, तो वहाँ पर ग्रोथ अनबैलेंस्ड होगी और ग्रोथ रेट वेरी करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 टाइप के एक्सपेरिमेंट्स भी देखे थे। शिफ्ट अप एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने पुअर न्यूट्रिशन कंडीशन से रिच में लाए थे, ठीक है, सेल्स को हमने ट्रांसफ़र किया था। और शिफ्ट डाउन एक्सपेरिमेंट है, उसमें हमने रिच कल्चर, जो ऐसा कल्चर जो न्यूट्रिएंट रिच था, उससे हम पुअर न्यूट्रिएंट कंडीशंस में लाए थे कल्चर, हमें जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इन दोनों स्टेट हो सकती हैं जिसमें अनबैलेंस्ड ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। जो फिर हमारा थर्ड फेज था, जिसमें क्या हुआ, जो हमारा थर्ड फेज था वो हमारा स्टेशनरी फेज था, जिसमें पॉपुलेशन की ग्रोथ रुक गई। ठीक, यहाँ पर जो सेल्स का नंबर है, जो वायबल सेल्स है, वो कांस्टेंट हो गए। क्यों कांस्टेंट हो गया? बिकॉज जो ग्रोथ रेट है और जो डेथ रेट है वो दोनों सिमिलर हो गए। तो जितने सेल्स फॉर्म हो रहे हैं उतने सेल्स मर रहे हैं, और इससे क्या हुआ कि जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स है वो कांस्टेंट लगातार बना हुआ है। और ग्रोथ कर्व में हमें इसलिए ये कैसे शो होगा? ये हॉरिजॉन्टल लाइन से शो होगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे करके। क्लियर। और इसके रीजंस क्या है, ऐसा क्यों हमें देखने को मिल रहा है?
बिकॉज जो न्यूट्रिएंट्स थे वो लिमिट करना शुरू कर गए और जो टॉक्सिक वेस्ट था वो एक्यूमुलेट करना शुरू कर गया। ठीक है, तो इसी वजह से जो ग्रोथ रेट था वो तो कम हो गया और डेथ रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अब इन कंडीशंस में भी कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वे रेजिस्टेंस शो करते हैं, यानी वे एडेप्टेशन शो करते हैं। ठीक है, जैसे एंडोस्पोर फॉर्मेशन या फिर प्रोटोप्लास्ट का श्रिंकेज या फिर न्यूक्लियोइड कंडेंस कराना या फिर कुछ टाइप के स्टार्वेशन प्रोटीन्स फॉर्म कर सकते हैं, जैसे डीपीएस प्रोटीन जो डीएनए को प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर चैपरॉन प्रोटीन्स, ठीक है, जो प्रोटीन के डिनेचुरेशन होने से बचाएंगे। क्लियर, तो यहाँ पर भी अभी भी अगर फेवरेबल कंडीशन इन्हें दी जाएँ, ठीक है, तो वे सेल्स जो बिल्कुल रेस्टिंग स्टेज में चले गए हैं वो वापस वायबल हो सकते हैं। ठीक है, किसमें, स्टेशनरी फेस में। ठीक है, लेकिन जो इसकी नेक्स्ट स्टेज आती है वो कहलाती है डेथ फेस। ठीक है, उसमें क्या हुआ, ये कहलाती है लास्ट फेस। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स जो अवेलेबिलिटी थी वो बिल्कुल ही डिप्लीट कर गई और टॉक्सिक फेस इतना एक्यूमुलेट कर गया कि जो अब हार्म हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो इरेपरेबल है। इरेपरेबल है इन द सेंस कि अब वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो अपनी वायबिलिटी कंप्लीटली लूज कर चुके हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस स्टेज में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उठाकर किसी न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में भी रखता हूँ तब भी उनमें कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। जबकि स्टेशनरी फेस में हमने अभी देखा कि हम अगर इन अनफेवरेबल कंडीशन से फेवरेबल में पुट करेंगे तो हमें ग्रोथ देखने को फिर भी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन जो डेथ फेस है वो इतना इरेपरेबल हार्म प्रोड्यूस कर चुका है कि हमें कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, और ये जो डेथ फेस आता है क्या ये एकदम से आ जाता है, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि हमें विद टाइम कुछ कुछ जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिले। ठीक है, जो हर हर बार एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर जा रहे हैं। ठीक है, विद टाइम उनकी उनकी जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस कम होती जा रही है और एक टाइम ऐसा आएगा कि किसी भी टाइप का वेरिएशन उन लोअर कंडीशंस को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिलता है, यहाँ पर हमें प्रोलॉन्ग्ड डेथ फेज देखने को मिलता है जो इवन मंथ से लेके ईयर्स तक भी एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, तो जो डेथ फेज आपको दो टाइप का मिल सकता है, प्रोलॉन्ग्ड एंड एक्सपोनेंशियल। ठीक है बच्चा, तो जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नॉलेज सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बालाजी बॉम्ब, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।